लास्ट क्लास अगर अगर आपको याद होगा, हम उसमें रे ऑप्टिक्स के अंदर स्पेशली जो है वो टीआईआर के कंसेप्ट को समझे थे। टीआईआर की जो एप्लीकेशंस है उनको हमने डिस्कस कर लिया था। एंड वेरी लास्ट अगर आपको याद होगा तो हमने ऑप्टिकल फाइबर का कंसेप्ट, मिराज का कंसेप्ट, ये ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन्स भी हमने पढ़े थे। तो उन सब टॉपिक्स को कवर करने के बाद आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो है वो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को डिस्कस करें। ये क्या होते हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आज, एंड इनसे रिलेटेड जो है डायग्राम्स एंड डेरिवेशंस करेंगे, डायग्राम प्लस डेरिवेशंस करेंगे जो काफ़ी यूज़फुल है। ओके, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखिए, आपको नाम से आइडिया लग रहा हो भी, देखिए ऐसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करेंगे जो शेप में किसी स्फीयर का पार्ट लगे। आपने इससे पहले ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ा हो तो आपको शायद पता हो कि जो ग्लास स्लैब होता है इसमें लाइट जहाँ से रिफ्रैक्ट होती है, जैसे ये लाइट को रिफ्रैक्ट करने के लिए जो पहला सरफेस है वो एक प्लेन सरफेस हुआ करता है, ऐसे ही जो दूसरा सरफेस है ये भी प्लेन हुआ करता है। तो भाई ये तो हमने पढ़ा था, ये तो था प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। लेकिन हमारा जो टॉपिक है आज का वो है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर हमारे पास लाइट को रिफ्रैक्ट करने का जो सरफेस हो वो स्फीयर का पार्ट, जैसे कि अगर आप इस सरफेस को देख पा रहे हैं, या फिर अगर मैं इस सरफेस को ड्रॉ करता हूँ, ये मान लीजिए पूरा इधर डेंसर मीडियम है जिसको मैं अभी लाइनिंग से दिखा रहा हूँ, ये भी इधर बेटा मान लीजिए एक डेंसर मीडियम है। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो अगर मैं इसको रेयरर मीडियम कंसीडर करता हूँ तो ये डेंसर है। तो अगर आप देखो यहाँ से लाइट एंटर करती है तो उसको एक मीडियम से दूसरे में जाना है, और जिस सरफेस ने उसको रिफ्रैक्ट करना वो कर्व है। अगर इस पूरे कर्व को मैं कंप्लीट करना चाहूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक स्फीयर का पार्ट है। तो यानी रिफ्रैक्ट करने वाला जो सरफेस हुआ वो कैसा हुआ, वो स्फेरिकल हुआ। सेम एज इट इज़ दूसरा डायग्राम देखो, अगर लाइट की रे लेट अस सपोज इधर से आ रही है तो वो एक मीडियम से दूसरे में जा रही है। अगेन ये जो सरफेस आप देख पा रहे हो बीच में जहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, ये प्लेन तो नहीं है, ये कर्व है। और अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ तो इसको कंप्लीट करने पर भी क्या बन रहा है, एक स्फीयर बन रहा है। यानी ये सरफेस भी किसका पार्ट है, किसी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। तो इसी चीज़ को कहा जाता है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, या लिख सकते हैं दोज रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दोज refracting surface which are a part of any sphere, या लिख सकते हो which are, मतलब इसके बाद या तो ये लिखो या लिख सकते हो which are spherical in shape, in shape। ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म है? मुझे बताएं सब बच्चे, एक बार लिख दीजिए ओके। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का भी इस रिफ्रैक्ट करने वाली जो साइड है वो सीधी ना हो, बस कर्व हो जाए, चाहे इधर हो चाहे इधर हो जाए, कर्व होना जरूरी है। यानी जिस जगह से लाइट को मुड़ना है, जहाँ से लाइट को बेंड होना है, वो सरफेस प्लेन नहीं है, सिंपल सी बात। अब ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं ये हमने डिवाइड किए भी दो कैटेगरी के। ठीक है, कितने कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं भाई, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अब अगर आप दोनों डायग्राम को देखो तो ये जो पहला डायग्राम है और दूसरा डायग्राम में क्या फ़र्क दिख रहा है, पहले तो ये बताओ। ले सर, इसमें ये जो साइड है आप देखो बाहर की तरफ निकली हुई है, इसको बोल देते हैं कन्वेक्स, बोल देते हैं कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, या सिंपली इसको कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोल दो। और इसको क्या बोल देंगे, देखो भाई इसका रिफ्रैक्ट करने वाला सरफेस तो अंदर चला गया, इसको बोल देते हैं कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, या सिंपली कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोल दो। अब हमें इनसे जुड़ी कुछ टर्म्स को सीखना है। सबसे पहले बेसिक टर्म है, ऐसे एग्जाम में इतना बेसिक भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो हमने ना दो बना रखे हैं, एक देखिए कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस और एक कनकेव, दोनों से ही सेम पता लगेगा।
अगर सबसे पहले देखिए तो यार ये कर्व दिख रहा है सर, बिल्कुल कर्व दिख रहा है। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूँगा कर्व को तो ऐसा लगेगा कि जैसे यार एक स्फीयर है तो उसका कोई सेंटर होगा। तो लेट अस सपोज दिस इज सेंटर, ये बन गया सेंटर। और आपको पता है इसको क्या कहा जाता है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी पॉइंट को सिर्फ इस डायग्राम में नहीं, इसमें भी देखो, अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ तो इससे भी तो सर एक स्फीयर बन रहा है। अगर इससे भी एक स्फीयर बनेगा तो सेंटर तो उसका भी होगा। लेट अस सपोज ये इसका सेंटर है। हमारा जो ये मेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस पे ये बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है ना, आपको पता होगा इसको पोल कहा जाता है, पोल या वर्टेक्स। पोल बोल दो या इसको बोल दो वर्टेक्स, पी से लिख देते हैं, ठीक है। सी और पी को मिलाने वाली ये जो लाइन देख रहे हो तुम येलो कलर की, ये वाली इधर, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ये भी आप सब बच्चों को पता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये डेफिनेशंस नहीं पूछेगा तुमसे, ये नाम बस पता होना चाहिए। पी से लेके आर तक का जो डिस्टेंस है तुम्हें पता होगा इसको क्या कहा जाता है। ये सर रेडियस है, हम इसको बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मिरर्स में ये पॉइंट होता है ना, वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारे जो कर्व पार्ट है इसकी रेडियस है। क्लियर? कुछ टर्म्स थी, आपको जो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इनके बारे में, बेसिक से, कोई ज़्यादा टिपिकल तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट होता है जहाँ पर इस कन्वर्ज होती हैं फोकस वगैरह, लेकिन इसमें डिफाइन नहीं करेंगे, लेंस में डिफाइन करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही बेसिक आपको आइडिया हो छोटी छोटी टर्म्स का। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, भाई ये क्या है? ये जस्ट सेट ऑफ रूल्स है भाई, सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स का मतलब कि जब हम इन स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को पढ़ेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने एक कन्वेक्स वाला भी बना दिया, मैंने एक कनकेव वाला भी बना दिया, मैंने दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना दिए। अब ये रूल क्या कहता है? बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सा रूल है कि भाई ध्यान से सुनो, जो भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे वो पहले तो लेफ्ट में रखोगे। ऑब्जेक्ट जो भी होगा हम उसको लेफ्ट में रखेंगे। यानी आप ऑब्जेक्ट की बात करो तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है। दूसरा भी, जो भी डिस्टेंस है वो कहाँ से मेज़र करोगे? पोल से करोगे। जैसे मिरर में आपने पढ़ा होगा है ना, डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करोगे? डिस्टेंस करेंगे फ्रॉम पोल। तीसरा का भी देखो, अगर आप पोल से लेफ्ट में आते हो, इसको आपने नेगेटिव लेना है, जो भी डिस्टेंस होगा लेफ्ट में। और अगर आप पोल से राइट हैंड साइड में कुछ भी मेज़र करते हो उसको प्लस का लो। सेम ऐसे इधर की तरफ कुछ भी मेज़र करोगे प्लस का। अरे जैसे आपने मैथमेटिक्स में ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाए होंगे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये माइनस का एक्स होगा, ये माइनस का वाई। आपको पता है ऊपर की तरफ प्लस का होता है, इधर की तरफ माइनस का, नीचे माइनस का, इधर प्लस का। बिल्कुल वही है, लेफ्ट में जाओगे माइनस, राइट में जाओगे प्लस, ऊपर जाओगे प्लस का, नीचे की तरफ कुछ मेज़र करोगे माइनस का। लेफ्ट में माइनस, राइट में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। वही सेम रूल आपने यहाँ लगाने हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे तो हम कुछ कंडीशंस को लगा के चलेंगे। पहला कि हम जो ऑब्जेक्ट है ना उसको बहुत छोटा बनाएंगे। ऑब्जेक्ट जो होगा हम उसको अप्रोक्सीमेटली पॉइंट साइज दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? पॉइंट साइज। ऐसे मतलब एक लाइन नहीं बनाएंगे, जस्ट एक छोटा सा डॉट बना देंगे। जैसे इस लाइन पे हमने इसे डॉट बना दिया, इसको बोल देंगे भाई ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा एक छोटा सा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट दिखाएंगे। दूसरा, हम ये मान के चलेंगे कि जो एंगल्स हैं उनके एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे एंगल्स बनाएगा वो सरफेस के साथ। यानी लाइट यहाँ से जब सरफेस पे गिरेगी बहुत छोटे एंगल के साथ जाएगी। और जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो आप साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हो, टेंजेंट थीटा को भी अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हो, ठीक है। या फिर रिवर्स लिख सकते हो भी, थीटा हो उसको तुम टेंजेंट थीटा लिख सकते हो, और या टेंजेंट थीटा उसको तुम थीटा लिख सकते हो। ये कंडीशन तभी अप्लाई करना जब एंगल्स बहुत छोटे हों। तो ये दो अजम्पशंस लेके चलते हैं। इवन हम एक और अजम्पशन लेते हैं कि भी अपर्चर बहुत छोटा है, अपर्चर जो है वो स्मॉल है। स्मॉल अपर्चर का मतलब भाई ये जो लेंस है ये बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है, इसका कर्वनेस थोड़ा कम है, ये पार्ट हम थोड़ा छोटा लेके चल रहे हैं। तो ये अजम्पशंस हैं जो इन डेरिवेशंस को करने में हेल्प करेगा। बोले सर कौन से डेरिवेशन को करने में? मैंने कहा अभी मैं आपको बता देता हूँ भाई डेरिवेशन करना कौन सा है। हमने डेरिवेशन में ये सीखना है कि जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो और हम उसको किसी रेयरर मीडियम में रख दें तो उसकी इमेज कहीं ना कहीं बनेगी। बिल्कुल सर बनेगी। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, इमेज कहाँ बनी, इनमें क्या कोई रिलेशन है, कोई फॉर्मूला ड्राइव करेंगे?
बिल्कुल सर, हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो फॉर्मूला ड्राइव कई तरीक़ों से होता है। अब मैं यहाँ आपको एक कॉमन तरीका बताऊंगा जिससे आप हर एक केस से डेरिवेशन कर सकते हो। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट को हम रेयरर मीडियम में रखेंगे। अब डायग्राम कौन कौन सा बना सकते हैं सर? हम कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस से भी बना सकते हैं, कन्वेक्स से भी बना सकते हैं। देखो मैं यहाँ 3 डायग्राम बनाऊंगा डेरिवेशन के लिए, आप अपनी मन मर्जी का कोई भी डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज मैंने एक केस ये बनाया, ठीक है। दूसरा केस बेटा मैं बना देता हूँ ये वाला, और तीसरा केस मैंने बना दिया अगेन ये वाला। बोले सर आपने 2 कन्वेक्स के केस बनाए हैं और एक कनकेव का। ये इधर जो बना रहा हूँ ना, ये इधर डेंसर मीडियम है, मतलब ये पूरा ग्लास ही समझ लो, कांच ही समझ लो इधर वाला। 3 डायग्राम से देखिए डेरिवेशन तीनों से सेम आने वाला है, डेरिवेशन तीनों से सेम आने वाला है, ठीक है। तो आप सिर्फ डायग्राम बनाना सीख लो, आप सिर्फ डायग्राम बनाना सीख लो, बाकी इजीली पार्ट है वो आप कर पाओगे खुद ब खुद अपने आप, तीनों से सेम हो जाएगा। सबसे पहले इनका कुछ नाम रख दिया करो, जैसे एक्स वाई, इसका मैंने नाम रख दिया एक्स वाई, इधर से इसका नाम रख दिया एक्स वाई। ये जो पॉइंट आप देख रही हो उसको पोल नाम दे दिया, इसको भी पॉइंट का नाम पोल दे दिया, इसको भी पी पोल नाम दे दिया। हालांकि ये कर्व आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इन रियलिटी मैंने कहा अपर्चर बहुत छोटे हैं तो स्मॉल अपर्चर ही होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो पहले केस में मैंने ये बना दिया एक ऑब्जेक्ट, ओ से लिखा, ये हमारा भाई ऑब्जेक्ट है ओ। देखिए हमने इस कन्वेक्स वाले केस में इसको रेरर साइड में ही रख रखा है। देखो भाई ये रेरर साइड ही तो है, बाहर वाली साइड रेरर है n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और ये भाई अंदर की तरफ डेंसर साइड है n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये रेरर ये डेंसर, सेम हर एक डायग्राम में ऐसा ही भाई, ये n1 के साथ रेरर साइड है, ये n2 के साथ डेंसर साइड है, ये इधर भाई n1 के साथ रेरर साइड है और n2 मीडियम का डेंसर साइड है। तो हर बार देखो ऑब्जेक्ट को हम रेरर में रखेंगे, यहाँ रेरर में रख दिया ऑब्जेक्ट को। इस केस में भी देखो भाई हमने ये रख दिया रेरर में ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर भी रख दें। अरे ये तो सेम ही हो जाएगा सर डायग्राम, थोड़ा सा मैंने पास बना दिया। तो इस पहले दूसरा और तीसरा, पहले और तीसरे डायग्राम में क्या फ़र्क है, मैंने ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर बनाया, इसमें ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास बनाया, बस यही फ़र्क है। इससे हो क्या जाएगा, हाँ कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। संजीव बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत छोटे एंगल्स पे कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैंने ऐसे 3 डायग्राम बनाए। देखो डेरिवेशन किसी एक से हो जाएगा, किसी भी एक से, बट तरीका समझो भी कैसे किया जाना है। डेरिवेशन करने का तरीका सीख लो तो तुम्हें डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी सर पहले से करें दूसरे से, किसी मर्जी से कर सकते हो। देखो आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, किसी भी ऑब्जेक्ट से रियलिटी में बहुत सारी रेज निकलती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही रेज काफ़ी हैं डायग्राम बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, इससे एक रे इधर की तरफ बनाई और एक रे मान लीजिए हमने ऐसे बना दी, 2 रेज बना दी। एक ऐसे नीचे से जा रही है, बट ये जो रे पोल वाली ये सीधा गिर रही है तो रिफ्रैक्शन ही होता, ये रे सीधी निकल जाएगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ये रे यहाँ पर पहुँची, इसका तो रिफ्रैक्शन होगा, तो सर ये किधर जाएगी, तो पहले हमें नॉर्मल पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मान लो ये है इसका सेंटर, तो इस पॉइंट को सेंटर से मिला दो, तो ये जो लाइन बनेगी ना सेंटर से मिलने वाली लाइन, ये हमेशा नॉर्मल ही होती है, ये लाइन हमेशा नॉर्मल ही होती है। तो मुझे पता लग गया भाई ये तो नॉर्मल है। अब ये जो लाइट की रे है सीधी तो जाएगी नहीं, बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, बिकॉज सर ये एक डेंसर मीडियम में एंटर कर रहे हैं, तो बेंड टुवार्ड द नॉर्मल होगा, तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो गया इधर की तरफ, और जैसे ये बेंड हुआ तो ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ, ये नीचे की तरफ गया गया गया, ये यहाँ आ गया, इधर से ये वाली रे आ रही है, इधर से ऊपर से एक रे आ रही है, दोनों यहाँ पर मिल गई और यहाँ पर क्या बन गई, इमेज बन गई। क्या बन गई बेटा, एक इमेज बन गई, ठीक है। अच्छा दूसरे डायग्राम में इमेज बना के देखते हैं। भाई इधर एक ऑब्जेक्ट है हमारा ओ, आप देख पा रहे हो, तो भाई इसमें से 2 रेज निकालनी है। एक रे मान लीजिए ये चल पड़ी और एक रे ये चल पड़ी, ये जैसे यहाँ पर पहुँची तो पहले तो यहाँ नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो अभी हम नॉर्मल बना लेते हैं सर। तो नॉर्मल कहाँ, मान लो ये पॉइंट नॉर्मल है, तो हमने इस पॉइंट को इसके साथ मिला दिया, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल ही तो है। अब लाइट की रे आपको फिर से पता है कहाँ से कहाँ जा रही है भाई, ये तो सर रेयरर से डेंसर में जाती है, बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, ये ऊपर थोड़ा सा खिसक जाएगी नॉर्मल की तरफ। जब हम इसको बैक में ड्रॉ करेंगे भाई, तो ये कहीं यहाँ पर इस जगह पे आके इमेज बनेगी, ठीक है। दूसरी रे तो सीधी जा रही है। तीसरे डायग्राम में देखिए, ठीक है, इसकी दूसरे की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, पहले से ही हम डेरिवेशन करेंगे, लेकिन मैं आपको डायग्राम सारे के सारे बना के दिखा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ है, एक रे ऊपर की तरफ चल पड़ी और एक रे मान लो यहाँ पर चल पड़ी,
ठीक है, दोनों रेज गई। अब हम बना लेते हैं नॉर्मल, क्योंकि इस रे का पता तो नहीं है ना। तो ये मान लीजिए सी पॉइंट है, तो मैंने इसको सी पॉइंट के साथ मिला दिया, क्योंकि सी पॉइंट के साथ मिलाने वाली लाइन हमेशा नॉर्मल ही होती है। तो ये लाइन नॉर्मल है। अब रे कहाँ से रेयर से डेंसर जा रही है, तुम्हें पता है बेंड्स टुवार्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी खिसक गई, इधर ऊपर की तरफ चल पड़ी। अभी भी एक रे नीचे ऐसे जा रही है, ये वाली रे, और एक ऊपर जा रही है, ये वाली रे, ये और ये तो कभी मिलेंगी नहीं। लेकिन बैक में ड्रॉ करूँ, इसको मैंने बैक में ड्रॉ किया, यहाँ मिली, और इसको बैक में ड्रॉ किया, यहाँ मिली, तो यहाँ पर बन गई बेटा इमेज। तीनों ही डायग्राम में अगर आप जरा ध्यान से देखें तो आपको एक बहुत ही कॉमन चीज़ पता लग रही है तीनों डायग्राम में। मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे को ये पहला डायग्राम ही काफ़ी है, बहुत ईजी है, बाकी बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं आपको तीनों डायग्राम में एक कॉमन चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई तीनों डायग्राम में ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, भाई ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, तीनों में इमेज बन रही है, ये रही आई, ये रही आई, ये रही आई, और तीनों में एक लाइन दिख रही होगी सेंटर के साथ जो नॉर्मल है, सी वाली लाइन, सी वाली, सी वाली। और तीनों डायग्राम की इसी स्पेशलिटी से इनका डेरिवेशन भी एक जैसा होता है, बिल्कुल एकदम डिटो डेरिवेशन। कैसे, वो हम अभी करेंगे। हम पहले डायग्राम का यूज़ करेंगे। तो पहले डायग्राम को थोड़ा डिटेल में मैं अब समझाता हूँ आपको। देखो हमने क्या किया, एक मीडियम लिया, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इधर की तरफ जो मीडियम आप देख पा रहे हो ये मेरे भाई डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, बाहर की तरफ रेयरर है, और हमने ऑब्जेक्ट को रेयरर में ही माना है कि भाई हमने ऑब्जेक्ट को रेयरर में रख रखा है। ऑब्जेक्ट को मैंने थोड़ा सा दूर बनाया, यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट। डायग्राम को समझ लो क्योंकि डेरिवेशन इसी से आसानी से हो जाएगा। तो भाई इस ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है रेज बना लेते हैं। एक रे मैंने इस तरह से बना दी जो इस तरह से जा रही है उसके पास, और एक रे मैंने बना दी नीचे से, इधर से जा रही है। दो रेज एंटर कर रही हैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। पहली रे जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है इस पॉइंट पे, अब वो जाएगी किधर? क्या ये रे अभी भी ऐसे सीधी जाएगी? नहीं ना, सीधी तो नहीं जाएगी सर, क्योंकि अब इसको रेयरर से डेंसर में एंटर करना है। तो ये रे किधर मुड़ेगी ये तो सर नॉर्मल डिसाइड करेगा। अब नॉर्मल बनाओ, तो इस पॉइंट को आप हमेशा कहाँ से मिला दीजिए, मैं हर बार बोलता हूँ, इसको आप मिला दीजिए सी के साथ। तो देखो मैंने इसको सी के साथ मिला दिया, तो ये जो लाइन आप देख रहे हो वाइट कलर की जो डॉटेड लाइन है, ये एक्चुअल में एक नॉर्मल लाइन है। क्या है? नॉर्मल। और इससे ये भी हमें पता लगा बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब आपको नॉर्मल पता लग चुका है, आपको ये भी पता है जब भी एक रे मीडियम में रेयरर से डेंसर की ओर जा रही होती है तो वो टुवार्ड द नॉर्मल मुड़ जाती है। अब ये सीधी तो इधर जा नहीं पाएगी, बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, ये इधर की तरफ बेंड हो गई। इधर बेंड होते होते ये नीचे जा रही है, देखो ये नीचे जा रही है इधर से। इधर से ये वाली रे भी तो थी ना दूसरी, इसका नॉर्मल इंसिडेंस में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये रे यहाँ से आ रही है, ये रे इधर से आ रही है, इधर से ऊपर से एक रे आ रही है, और ये दोनों कुल मिला के यहाँ पर आके मिल गई। जहाँ से रेज निकलती हैं वो ऑब्जेक्ट, जहाँ पर रेज मिलती हैं वो इमेज, बन गई इमेज इसकी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। अच्छा, साथ ही साथ कुछ एंगल्स और दिखाते हैं। देखो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो नॉर्मल के साथ आने वाली रे का है, और ये नॉर्मल के साथ जाने वाली रे का एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। आई और आर एंगल दिख रहे होंगे तुम्हें इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का कुछ नाम दे दे। अच्छा, इसको नाम दे दिया एक्स, इसको वाई, इसको क्या नाम दे दे भाई? इसको जेड नाम दे दो क्या? इसको जेड नाम दे दिए इस पॉइंट को। क्लियर? तो हमने अभी तक सिर्फ क्या किया, एक डायग्राम बनाया, ऑब्जेक्ट दिखाया, सेंटर वाली लाइन दिखाई नॉर्मल, इमेज बनाई, एंगल आई दिखाया, एंगल आर। उसके अलावा हमें तीन और एंगल्स की जरूरत है। तो तीनों डेरिवेशंस, मतलब ये जो तीन डायग्राम पहले बताए थे ना, तीनों में ये डेरिवेशन सेम होगा, किसी का भी यूज़ कर लो, सब में एक तरीका होगा कि आप आई और आर एंगल्स को दिखाएं। आई और आर एंगल्स को दिखाया, ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करो, इमेज जो एंगल बनाएगी उसको बीटा से रिप्रेजेंट करो, और जो नॉर्मल जो बनाएगा उसको गामा से रिप्रेजेंट करो। यानी तीन एंगल और दिखा दिए, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा कौन सा? ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया। बीटा कौन सा? इमेज ने जो एंगल बनाया। गामा कौन सा? जो नॉर्मल लाइन ने एंगल बनाया। ठीक है, खुशबू मैं बता दूंगा थर्ड वाला, पहले इससे डेरिवेशन कर लेते हैं, तो वो मैं आपको आराम से डायग्राम डिटेल में बड़ा बना के समझाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल डेरिवेशन इससे देखते हैं। फिर क्या किया आपने, काम करना है, जेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पे। ये बिल्कुल पी के पास होगा, इस पॉइंट को ऑलमोस्ट तुम पी ही मान सकते हो।
क्योंकि हमने कंडीशन लगाई भाई ये बहुत ही छोटे अपर्चर का है, और छोटे अपर्चर की वजह से ये कर्वनेस सच में इतनी नहीं होती, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ऑलमोस्ट वो पी पॉइंट पे ही होगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ऑलमोस्ट मैं पी ही मान के चल रहा हूँ। ये काम सभी डायग्राम्स में करना है। कितने एंगल बन गए, आई भी बना, आर बना, अल्फा बीटा गामा। अब आपने डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन के स्टेप भी बड़े कॉमन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूज़ करना है स्नेल्स लॉ को, यूजिंग स्नेल्स लॉ। कहाँ पर, अगर आप जरा ध्यान दें तो आपको पॉइंट जेड दिख रहा होगा, ये वाला जहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अगर आपको याद होगा तो स्नेल्स लॉ कहता है कि भाई ये जो इंटरफेस है इसके लेफ्ट राइट दो अलग अलग मीडियम है, इधर n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, इधर n2 वाला, इधर एंगल आई है, इधर आर है। तो आपको पता होगा भाई इधर अगर मान लीजिए मैं इस एक्स जेड पी वाई लाइन के लेफ्ट में देखूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इस साइड का एंगल है साइन ऑफ आई, दूसरी तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और एंगल है साइन ऑफ r। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जब वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स होते हैं, अजम्पशन में हमने मान रखा है जब एंगल स्मॉल होते हैं तो साइन आई को अप्रोक्सीमेटली आई लिख सकते हैं। इसी तरह से साइन ऑफ आर को भी हम अप्रोक्सीमेटली आर लिख सकते हैं क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं। तो भाई ये क्या बन गया, n1 इंटू आई इज इक्वल्स टू n2 इंटू आर। इसको मैंने एक बार इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इस छोटी सी टर्म को, ठीक है। क्या ये स्टेप क्लियर है? ये स्टेप सभी से कर सकते हो, ये सभी डायग्राम्स के लिए वैलिड है। मैं बार बार आपको एक बात बोल रहा हूँ कि ये चीज़ सभी के लिए। हमने स्नेल्स लॉ यूज़ किया जेड पॉइंट के लिए और हमने इक्वेशन लिख दिया एक n1i इज इक्वल्स टू n2r। हमें इस i और r की वैल्यू चाहिए अदर एंगल्स के टर्म में। तो हमने देखा भाई ये एंगल i तो ये रहा, क्या ये किसी का इंटीरियर एंगल है? अंदर तो किसी के नहीं, बाहर है। ये किसके बाहर है? तो शायद अगर आप देखो तो ये वाइट लाइन आगे कंटिन्यू करिए यहाँ पर c के साथ, है ना। तो ये जो जेड सी लाइन के साथ ट्रायंगल बनेगी। तो हमने ट्रायंगल कंसिडर की, ट्रायंगल ओ जेड सी। इसके अंदर इंटीरियर है अल्फ़ा और गामा, इनका सम आई के बराबर होगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकल जाएगी। अब हम बीटा निकालना है तो इसके लिए ट्रायंगल सी जेड आई ही काफ़ी है। सी जेड आई, इसमें भाई हमारे पास आर प्लस बीटा गामा के बराबर है। तो यहाँ से आर जो आ जाएगा वो गामा माइनस बीटा। अब ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, पुटिंग दीज इन इक्वेशन नंबर 1। तो भाई वैल्यूज पुट की तो n1 इंटू आई तो है अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल्स टू n2 है गामा माइनस बीटा, ठीक है। अब मैंने आपको कहा भी एंगल जब छोटे होते हैं तो इनको टेंजेंट लगा सकते हैं, तो लिखते हैं पहले इनको। तो भाई हमारे पास अभी भी लिखा n1 था, वो था अल्फ़ा प्लस गामा, और n2 के साथ क्या लिखा था भाई, कंफर्म कर लेते हैं कोई मिस्टेक ना हो जाए, कहीं इरेज करना पड़ जाए सारा। गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, ठीक है। टेंजेंट लगा दे सबके साथ क्योंकि एंगल छोटे हैं, तो इसके साथ भी टेंजेंट लगाया, इसके साथ भी टेंजेंट लगा दिया, ठीक है। n2 इंटू में टेंजेंट ऑफ गामा माइनस टेंजेंट ऑफ बीटा। टेंजेंट क्यों लगाया, बिकॉज एंगल आर वेरी वेरी स्मॉल, दैट्स वाई हम इनके साथ टेंजेंट लगा सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज़ भी आप देखिए ट्रायंगल से, हालांकि वैल्यूज़ तो यही रहेंगी टेंजेंट अल्फ़ा बीटा गामा की, इजीली हम यहाँ से देख सकते हैं। भाई टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू देखो तो अल्फ़ा इस ट्रायंगल के अंदर है तो जेड पी बाई पी ओ। टेंजेंट ऑफ बीटा की वैल्यू देखो तो जेड पी डिवाइड बाई पी ऑफ आई होगा। टेंजेंट ऑफ गामा की वैल्यू देखो तो जेड पी डिवाइड बाई पी सी होगा। तो ये वैल्यूज़ तीनों पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो जैसी वैल्यू पुट की भी n1 तो ये आया जेड पी डिवाइड बाई, ये अल्फ़ा है तो पी ओ होगा यहाँ, जेड पी डिवाइड बाई यहाँ पर पी सी है, चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पर होगा फिर से गामा है तो जेड पी बाई पी सी माइनस का जेड पी डिवाइड बाई पी आई। अब n1 को मल्टीप्लाई, देखो जेड पी तो कॉमन है, कट ही जाएगा, तो n1 बाई पी ओ प्लस में n1 बाई पी सी इज इक्वल्स टू n2 बाई पी सी माइनस का n2 बाई पी आई, ठीक है। ये पी सी वाला टर्म इधर ले जाता हूँ, इसको उठा के इधर ले जाता हूँ, n1 बाई पी ओ प्लस में n2 बाई पी आई, और ये इधर आके n2 बाई पी सी माइनस n1 बाई पी सी। तो ये एज इट इज़ रख देता हूँ एक बार, n1 बाई पी ओ
N2 बाई Pi, इसमें से N2 माइनस N1 निकाल दिया क्योंकि Pc कॉमन है। अब इन तीनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, PO PI PC। PO क्या है? PO है भाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ, PO है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेफ्ट में है माइनस का U। PI है बॉल से इमेज का डिस्टेंस राइट में बना है प्लस का भी। PC है रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड में प्लस का लेना है। तो यहाँ पर पुट कर दो इन सब की वैल्यूज। जैसे ही पुट करते हैं इन सब की वैल्यूज, भाई आपको दिखता है ये N1 बाई माइनस का U प्लस N2 बाई माइनस सॉरी ये तो प्लस का ही आएगा, प्लस का भी, ठीक है, इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई R। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। सर इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस, जी इस फॉर्मूले का ये इंपॉर्टेंस है जब भी आपके पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, चाहे वो कन्वेक्स है चाहे वो कनकेव है, इमेज चाहे रियल बने इमेज चाहे वर्चुअल बने, लेकिन हमें सिर्फ इतना बता दिया जाए कि जो भाई ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, वो रेयरर मीडियम के अंदर है। तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेयरर डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सब के बीच में एक रिलेशन होता है। दिस इज द रिलेशन इनके बीच का। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बिकॉज इस पे भी डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है। ये डेरिवेशन दे दिया जाए, ये मतलब ये आपको एक्सप्रेशन दे दे, बोले ड्राइव करके बताओ। तो ये वाला जो डेरिवेशन अभी हमने ड्राइव किया, कौन सा भाई, हमने किया N1 बाई माइनस ऑफ U प्लस में N2 बाई V इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई R। ये वाला डेरिवेशन कब है? जब ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट है रेयरर में। और मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं डेंसर में। यानी जैसे डायग्राम वाइज मैं तुम्हें बताऊं कि भाई ये हमारा सरफेस है एक डेंसर वाला, ये कन्वेक्स है देख लो, और इस बार हम क्या करें, हम ऑब्जेक्ट को ऐसे अंदर की तरफ रखते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं, डेंसर में ऑब्जेक्ट है तो इमेज तो यहाँ कहीं भी बनेगी। लेकिन डेरिवेशन में क्या चेंज आएगा, तो आपने डायरेक्ट इस स्टेप को याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में भी ड्राइव नहीं किया हुआ, डायरेक्ट बता रखा है। आपने जस्ट इंटरचेंज करना है, जहाँ N1 है वहाँ N2 कर दो। तो N1 की जगह N2 किया, माइनस U एज इट इज़, प्लस N2 की जगह N1 कर दिया, N2 की जगह N1 और N1 की जगह N2। तो ये इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो क्या फ़र्क है इन दोनों फॉर्मूलाज में? जब ऑब्जेक्ट रेयरर में हो तो ये वाला फॉर्मूला, और ऑब्जेक्ट डेंसर में तो हो ये वाला फॉर्मूला। दोनों एक जैसे फॉर्मूलाज हैं। इन्हीं के यूजेस से हम आगे लेंस से रिलेटेड और फॉर्मूला भी ड्राइव करते हैं। जैसे आपके सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन भी होता है इसी को यूज़ करते हुए। तो ये फॉर्मूलेज आपको अच्छे से आने चाहिए। डेरिवेशन की बात करूँ, ये नीचे वाला ड्राइव भी किया जा सकता है, बट आई थिंक सो नहीं करना। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई ऑब्जेक्ट को डेंसर में रखते हैं तो जस्ट आप N1 की जगह N2 लिख दो और जहाँ N2 है उसकी जगह N1 लिख दो, आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ जाएगा। ओके।